ये सावरकर नास्तिक था, सावरकर मीट मछली खाता था, सावरकर ने कई बार चिट्ठी लिखा था, आखिर 150 का थैले बांट लिए अपना थोपड़ा लगा के, तो वो भी हम ही पर जोड़ दीजिएगा। अच्छा थैला नहीं बात है, वही बात आपको दे रहे हैं, आपको तो प्रचार करेंगे। मोदी जी दे रहे हैं, हम लोग मोदी जी को दे रहे हैं मशरूम की सब्जी खाने के लिए। तो देश का ही तो नाम रोशन हो रहा है, क्या नाम रोशन हो रहा है, हम भिखारी हो गए, देश का ही नाम रोशन हो रहा है। अभी कपड़ा है अपने शरीर पर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनको मैं जनता का प्रवक्ता कहता हूं। इस देश में किसी टीवी अखबार के एंकर पत्रकार की हैसियत नहीं है कि इनसे बहस की जाए। तो क्या सवाल है कि अब जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, 22 करोड़ अप्लाई होता है, 7.5 लाख नौकरियां मिलती है, लेकिन क्यों जनता के नुमाइंदे को, क्यों पंकज श्रीवास्तव जैसे लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर सरकार से सवाल पूछना पड़ता है? और क्यों सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी है? क्यों इस देश में विपक्ष की चुप्पी है? आखिर विपक्षी नेता घरों में क्यों बैठे? और तब जब उनके नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी है, संजय राउत की गिरफ्तारी की बात चल रही है, अभी आरजेडी के करीबी नेता की गिरफ्तारी हुई, क्या तमाम विपक्ष के दल कांग्रेस समेत सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर जांच की बात हो रही है? ये सचमुच करप्ट है या डरे हुए हैं या इनको डराया जा रहा है? और क्या सचमुच अब बहुत कम लोग बचे हैं पंकज श्रीवास्तव जैसे जो सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं? क्या लग रहा है पंकज भाई? मीडिया टीवी अखबार का तो समझ में आता है सरकार के साथ है, विपक्षी नेताओं को कैसे देख रहे हैं? क्या ये लोग डरे हुए हैं या सचमुच भ्रष्ट हैं? राजनीति में थोड़ा सा और आगे। राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं जो भ्रष्ट नहीं है, थोड़ा सारी पार्टियों के नेता भ्रष्ट हैं। हमने कांग्रेस के लगभग 200 नेताओं की सूची है जो लोग पर भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा लगाती थी और वही नेता भाजपा में है। ये आम जनता को समझना होगा। नारायण राणे का नाम आपने सुना होगा, जब वो शिवसेना में थे, कांग्रेस में थे, तो उस पर ईडी, सीबीआई, आईटी का लगातार छापेमारी चल रहा था। और जब भाजपा में ज्वाइन किए तो वो समझिए ऐसा वॉशिंग मशीन भाजपा आप लोग यहाँ गाली गलौज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया है, नहीं लोग गाली गलौज करते हैं इसलिए कह रहा हूं। इस चक्कर ये तो काम भाजपा नेताओं को कुकर्म करने का पूरा लाइसेंस भाजपा नेताओं को है। दुनिया का हर स्तर पर गिर सकता है तो भाजपा का नेता गिरता है। हम लोगों का काम नहीं है गाली गलौज करना। अभद्र भाषा का जहां तक आपने सवाल किया है, खुद देश के प्रधानमंत्री अभद्र भाषा का यूज करते हैं। वो 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड, बताइए, प्रधानमंत्री जी अपनी वाली को तो छोड़ गए और वो जिस गर्लफ्रेंड के चक्कर में जिस लड़की को अगवा किया था, जो सीधी कपिल मिश्रा के पास था, प्रधानमंत्री जी को नहीं बताते वो कितने की गर्लफ्रेंड थी इनकी। अच्छा, वो कपिल मिश्रा बीजेपी में है, तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी जिसको अगवा किया, वो गर्लफ्रेंड कितने की थी? वो 500 करोड़ की थी, 5000 करोड़ की थी। और प्रधानमंत्री टपोरी की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री का ये बात अच्छा लगेगा 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड? लेकिन कांग्रेस ने भी तो कहा ना राष्ट्रपत्नी, ये भी तो संसदीय भाषा है। राष्ट्रपति क्या भाषा है? ट्राइबल महिला राष्ट्रपति का। सुन लीजिए, पहले बात गलत बोला, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, उसने माफी मांगी, तो राष्ट्रपति भी नहीं बोला जाना चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष बोला जाना चाहिए या राष्ट्र प्रमुख बोला जाना चाहिए। पति और पत्नी शब्द क्या होता है आप हमको बताइए। जब आप तिल के तार बना रहे हैं तो किस हिसाब से वो पति हो सकते हैं पूरे भारत के? राष्ट्र के पति कैसे हो जाएंगे? अच्छा, इससे देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा, प्रधानमंत्री अगर पति शब्द का अर्थ होता है मालिक, तो पत्नी का मालकिन। एक बात तो मानना पड़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री ने जो नया आइडिया दिया है, क्या आइडिया? कि तिरंगा फहराएंगे, हर हाथ में तिरंगा, तो ये तो है ना, अब इसमें तो महंगाई का मुद्दा छिप जाएगा। प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आई, उन लोगों को सद्बुद्धि आई जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, जो राष्ट्रीय तिरंगा का अपमान करते थे, जिन्होंने 55 सालों तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया। कहाँ इशारा है आपका? डीएनए इनका खराब है, खोल के बोलिए, ऐसे नहीं बता रहा हूं ना। पूरा भाजपा आरएसएस के लोग कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे। अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं पंकज भाई। हम गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
आपको नहीं पता है कि लोग तिरंगा नहीं फहराते थे, बाबा साहब RSS अम्बेडकर का पुतला जलाते थे? आरएसएस। तो क्या आप आरएसएस की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए हुई? आप यही बात बता दीजिए। आरएसएस क्या देश की आजादी में भाग लिया था? 1924 में हेडगेवार ने आखिर जो कांग्रेस उस समय स्थापित हुआ था भारत में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, उसको छोड़ के हेडगेवार आरएसएस क्यों खोला, रॉयल सीक्रेट सर्विस? और खोला तो 25 आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम है, आप गलत रॉयल सीक्रेट सर्विस, आप समझिए। 1924 में छोड़कर 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, तो वो आरएसएस 1925 से 47 के बीच में आजादी के मूवमेंट में शामिल क्यों नहीं था? आप ही बता दीजिए। अब आप आइए आगे, गोवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरे फिर वही बात, गुरु गोवलकर, कुछ कर दीजिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश का तीसरा सबसे बड़ा गद्दार, देशद्रोही, जिसने 1941 में भारत छोड़ो आंदोलन को, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए चिट्ठी लिखा था गोरे अंग्रेजों को। 1941 में बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई थी। ये तो अजीब सी बात हो गई कि जितने भी देशद्रोही थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, जो गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, जो उनके लिए मुखबरी करते थे, आज सब देश में देशभक्त कहला रहे हैं। आप एक बात बताइए, वीर सावरकर का तो इतिहास रहा है ना, वो तो अंग्रेजों से लड़े, जेल गए, काला पानी की सजा हो गई थी उनको। अच्छा, और कुछ बोलेंगे? वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ। आप ही के एक भाई थे अमन चोपड़ा जी, जो जी न्यूज में थे, तो डिबेट चला रहे थे कि 1857 का सिपाही विद्रोह का नायक था। आप पत्रकारों को यही नहीं पता चल पाता है कि सुभद्रा के पेट में अभिमन्यु था तो वो चक्रव्यूह की बात सुन लिया, सावरकर का तो गर्भ में भी नहीं था, तो कहां से वो नायक हो गया? आप हमको बताइए। 28 मई को वो गलत जानकारी है, लेकिन सावरकर का क्या योगदान? सावरकर को सजा तो हुई ना काला पानी की जी। किस लिए हुई? बाद में उन्होंने चिट्ठी, अरे भाई, जब सजा हुई तो जेल में रह के वो सावरकर क्या मूवमेंट चलाता था, आप हमको बताइए। सावरकर 3 बातों का समझौता हुआ गोरे अंग्रेजों से कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली जो पार्टी उस समय संस्था थी कांग्रेस, उसका विरोध, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, और देश में डिवाइड एंड रूल यानी हिंदू और मुसलमान की पॉलिसी को ग्रहण करेंगे। जिस समय 12 रुपया शिक्षकों को देश में मिलता था, 60 रुपया महीना पेंशन सावरकर को क्यों दिया जाता था? सावरकर का गोरे अंग्रेज कोई रिश्तेदार तो था नहीं, और कोई ऐसी योग्यता तो थी नहीं। दूसरी बात कि 3 चीजों पर जो समझौता हुआ, ये सावरकर नास्तिक था, सावरकर मीट मछली खाता था, सावरकर ने कई बार चिट्ठी लिखा था। आखिर सावरकर को फांसी क्यों नहीं मिला, भगत सिंह को ही क्यों मिला? आप हमको बताइए। सावरकर जब गोरे अंग्रेजों से समझौता हुआ तो देश में गोरे अंग्रेजों की पॉलिसी जो थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू और मुसलमान किया। आप समझिए, तो ये वीर कैसे हो गया? जो अंग्रेजों से माफी मांगा वो वीर हो गया, जो रामलीला मैदान से भाग गया वो सलवारी बाबा अमीर हो गया। तो जो भीख मांगा वो फकीर हो गया। ये बताइए, श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, इराक में तस्वीरें देखिए, संसद में लोग घुस गए। भारत में अगर कुछ महंगाई होती, सरकार से नाराजगी होती, तो कोई धरना प्रदर्शन तो होता। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में भी ऐसा होने वाला है। अभी जो पैसे 43% जो वर्ल्ड बैंक का कर्ज है, वो जब सधाया जाएगा 9 महीनों में, तो भारत में महंगाई के असर काफी दिखेगा और जनता को मजबूरन सड़क पर आना ही पड़ेगा। देखिए श्रीलंका में भी क्या हुआ, श्रीलंका की सरकार अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक करती रही। श्रीलंका के जो राजनीतिक लोग थे वो चाइना से अपनी वफादारी निभाते रहे। लास्ट में क्या हुआ, एक निश्चित समय पर सब कुछ सामने आया। धन्यवाद उन 6 लड़कों का जिन्होंने लाइट कटने के बाद प्रदर्शन किया और श्रीलंका के लोग रोड पर आए। निश्चित तौर पर भारत चूंकि एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ धीरे धीरे ये आई, आप समझिए, आना तो है ही। जैसे जैसे रुपया वर्ल्ड बैंक का चुकता होगा, आखिर
भारत में समझिए कि प्रधानमंत्री जी रिजर्व बैंक का सारा सिक्योरिटी में जो था रखा हुआ रिजर्व धन वो खत्म कर दिए। भारत में ईमानदारी से काम हो रहा 8 साल में आप लोगों के हिसाब से, तो वो पैसा कहाँ गया? देश विदेश कर इतनी संस्थाएं जो हुआ वो पैसा कहाँ गया? प्रधानमंत्री लगातार महंगाई बढ़ाते रहे तो महंगाई मतलब कहाँ गया? मैंने सीनियर सिटीजन का कंसेशन खत्म कर दिया गया, जितने सब्सिडी गैस की सब्सिडी खत्म कर दिए गए, तो वो सब पैसे कहाँ गए? समझिए, देश को जानबूझकर खोखला कर दिया गया, देश को हिंदू और मुसलमान में उलझाए रखा गया, धर्म और जाति की बात की गई और प्रधानमंत्री जी के इशारों पर अडानी जैसे लोगों को लोन दे दिया जाता रहा और पूरे बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। आप सोचिए, अडानी से तो देश का नाम रोशन हो रहा है, दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी हो गए हैं, तो इससे तो नाम देश का नाम नाम अच्छा हो रहा है। आपका स्थान क्या है? आपका किस चीज में? अरे इंडिया में आपका स्थान क्या है? पत्रकारों का नहीं, पत्रकार का नहीं, सिर्फ पूछ रहे, पत्रकार का तो कोई स्थान ही नहीं है। पत्रकार तो गए गुजरे सारे। हम भारतीयों का अभी क्या हुआ? हम नाइजीरिया से पीछे हो गए। हमारा रुपया का स्तर कहाँ है सो बताइए। कुछ जो पत्रकारिता में दलाली करने वाले लोग हैं वो आतंकवादियों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। कभी आपने उनसे डिबेट सुना? एक बात बताइए, जिस गुजरात में जहरीली शराब कांड हुआ है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री वहां दौरे पर थे, जो गांधी और पटेल का धरती जन्म धरती, वो आज ड्रग माफियाओं की धरती हो गया, वो आज शराब माफियाओं का धरती हो गया। आप उस पर डिबेट ही नहीं करते, क्वेश्चन ही नहीं पूछते। आप पूछते ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मेघालय में जो प्रदेश उपाध्यक्ष था वो चकलागर चला रहा था, आप उस पर कभी डिबेट किए? कोई भारत का मीडिया किया? आप बताइए, उसके यहाँ डेटोनेटर कैसे पकड़ा गया? तो मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है? क्या मीडिया डरा हुआ है, बिका हुआ है? मीडिया बिका हुआ है और डरा हुआ भी है। अगर सरकार से सवाल पूछ लेगा तो मीडिया हाउसेस बंद हो जाएंगी, सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा और सरकार के जो व्यापारिक मित्र हैं, जो देश के लुटेरे शागिर्द हैं उनके, वो सब उनका विज्ञापन देना बंद कर देगा। तो देश में इस टाइम जो चल रहा है, जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, उससे ज्यादा भाजपा आरएसएस के लोगों ने देश। सबूत दीजिए, आंकड़ा दीजिए, क्या एक बात बताइए, बैंक का क्या हुआ? 11 लाख करोड़। बैंक का पैसा आप अडानी को ही कर्ज क्यों दिए? और दिए तो माफ क्यों कर दिए? उतना पैसा अगर भारत के एक एक लोगों को 1-1 करोड़ रुपया भी देते तो आपके पास बच जाता। 11 लाख करोड़ रुपया माफ कर तो कोई बड़ी बात हो गई। 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी की पीढ़ी में भाई। वाह, कमाल है। क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। 5 किलो राशन का दाम कितना हुआ? 100 रुपया, 500 रुपया हुआ। आप तो बढ़िया गेहूं चावल अब ना हुआ है। जिस समय दिए उस समय कितना था? उसमें तो 150 का थैले बांट लिए अपना थोपड़ा लगा के, तो वो भी हम ही पर जोड़ दीजिएगा। अच्छा, थैला नहीं बांट है, बात आपको दे रहे हैं, प्रचार करें। मोदी जी दे रहे हैं, हम लोग मोदी जी को दे रहे हैं मशरूम की सब्जी खाने के लिए, हम लोग दे रहे हैं मोदी जी को महंगा महंगा गाड़ी चढ़ने के लिए। किसके पैसे से? कभी कहते हैं कि धन्यवाद हिंदुस्तान की जनता, आपके पैसों से मैं इतने महंगे महंगे कारों पर चढ़ रहा हूँ, महंगे फ्लाइट पर चढ़ रहा हूँ। कभी कहा मोदी जी ने? मोदी जी तो नमक खा रहे हैं जिस जनता का, उस जनता को धन्यवाद नहीं कह रहे। अरे नया जहाज ले लिए, नया किसके पैसा से? अरे किसके पैसा से? तो देश का ही तो नाम रोशन हो रहा है, क्या नाम रोशन हो रहा है? हम भिखारी हो गए तो देश का ही नाम रोशन हो रहा है। अभी कपड़ा है आपके शरीर पर। आप क्या चाहते हैं? योग करते हैं 6 घंटा अगर और मोदी जी मेहनत करते तो हम नंगे हो जाते, हमारी चड्डी पिघल जाती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगली जानवर के शिकार कर रहे होते। मोदी जी का भी धन्यवाद और उस 6 घंटे का भी धन्यवाद जो मोदी जी नहीं काम। लेकिन जनता मोदी जी को, जनता वोट दे रही है साहब। यूपी जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में उनकी सरकार बन गई, अभी रांची में सुन रहे, झारखंड में सरकार बन जाएगी। आज कांग्रेस के 3 विधायक 20 लाख रुपए के साथ पकड़े गए। नितिन राउत को जेल हो रहा है, ईडी ने छापा मार दिया है। रवीश कुमार ने कहा कि विपक्ष को अब सरकार में विलय कर लेना चाहिए, नहीं तो इनकम टैक्स ईडी किसी को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर 5400 से अधिक मामले ईडी में दर्ज हैं। तो ईडी सिर्फ और सिर्फ, आप समझिए, ईडी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पर छापा मार रही है जो भाजपा के साथ नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए नारायण राणे को, आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए
आसाम के मुख्यमंत्री को, आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को, आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए टीडीपी के 5 से 6 सांसद जिन पर ईडी सीबीआई का शिकंजा लगातार कस रहा था, आज वो कहाँ है? आप देख लीजिए, देश भर में जब आप देखेंगे, जिस अन्नपूर्णा देवी को झारखंड में ये लोग गाली देते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, उसी अन्नपूर्णा देवी ने जब भाजपा ज्वाइन कर लिया तो क्लीन चिट हो गया। आज उसी झारखंड में भानु प्रताप शाही जैसे लोग जिन पर दवा घोटाले का आरोप था, आज उसको ईडी सीबीआई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, तोता, हाथ की कठपुतली आप कह सकते हैं, कि जैसे ही अगर वो पार्टी में नहीं आया, अगर दिखाया, भेज दी उसको, जाओ उसको देख के आओ। पहले लोग मुस्टंडे रखते थे, अब भारतीय जनता पार्टी ने देश में ईडी सीबीआई आईटी को रखा है। हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि बीफ एक्सपर्टरों से जो पैसा लिया भाजपा के लोगों ने, और स्मृति ईरानी के बारे में, बेटी के बाद में जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, मतलब मृत आदमी के सर्टिफिकेट पर रिन्यूअल कराने गया, पकड़ा गया, वहां बीफ परोसे जा रहे थे, तो उस पर क्यों नहीं चर्चा आप लोग करते? जब अडानी के पोर्ट पर पकड़ाया जाता है तब क्यों नहीं चर्चा करते? जो भाजपा का नेता तारिक जो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा, जो हथियारों का सप्लायर था, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना जब भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? आप लोग चर्चा पमिला गोस्वामी जो कोकीन के साथ पकड़ी गई, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? आप बर्नार्ड पर, मेघालय का जो भाजपा नेता है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? जो चकला घर चला रहा है, ये हिंदू धर्म के हिसाब से बात है, अब वो तो आतंकवादी है, उसके घर में डेटोनेटर वगैरह सब बरामद हुआ है। लेकिन आज बीजेपी के एक मंत्री ने कहा है कि अगर देश के लोग जिंदा है तो मोदी जी की वजह से, मोदी जी ने वैक्सीन बनाया, मोदी जी ने फ्री वैक्सीन दिया, ये एहसान बंद होना चाहिए। ये रामसूरत राय जी बिहार के एक ऐसे मंत्री हैं जो पैसा लेकर अवैध ट्रांसफर पोस्टिंग का कारोबार करते हैं। निश्चित तौर पर रामसूरत राय जैसे 2 करोड़ के लोग अगर आज मंत्री हैं बिहार में, तो मोदी जी की बदौलत। अब कल कह दोगे कि आप इतना आदमी पैदा लिया मोदी जी की बदौलत, ये सूरज चांद है मोदी जी की बदौलत। अरे भैया, मोदी से पहले क्या दुनिया नहीं था? क्या मोदी से पहले महामारी नहीं आती थी? आप बताइए, आज अगर हिंदुस्तान खतरे में है, आज अगर हिंदुस्तान की आवाम खतरे में है, आज अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में है, आज अगर हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, तो कहां भाई 22 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन दिया, 7 लाख को नौकरी मिल गई। और बोलिए, ये बेरोजगारी है? क्या कहेंगे इसको आप? 7 लाख को 7 साल में नौकरी कम है, तो आप इसको क्या कहेंगे? गुरुजी, आपको शायद आंकड़ा नहीं मालूम। देखिए, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार अब की बार भाजपा सरकार, और हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात। ये देश के विनाशकारी प्रचार मंत्री, जुमलाजीवी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। अब जो आंकड़ा जितेंद्र सिंह जी ने सदन के अंदर दी, उसमें उन्होंने साफ बताया कि 2 साल तो इन्होंने सेना में बहाली नहीं की, वो भी वैसे समय में जहां चाइना लगातार सीमा विस्तार नीति के तहत भारत के सीमाओं पर घुसपैठ कर रहा। 8 वर्षों में 22 करोड़ 5,99,238 युवाओं ने आवेदन दिया, और नौकरी क्या मिली? 7,22,311 लोगों को। इन्होंने सबको ठगा। हम लोग जब आपस में जाति और धर्म के हिसाब से लड़ेंगे, इन्होंने कहा कि सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया। है हिम्मत, खुला चुनौती है, बता दें 10% आरक्षण में 10 सवर्णों को आरक्षण का फायदा दिया हो, किसी दलितों को मिला हो, आप बता दीजिए कि इस 7 लाख में कितने दलित समुदाय के लोग हैं? बहुत चर्चा करते हैं आप लोग जाति और धर्म की, लेकिन देश का नाम तो अच्छा हो रहा है, दुनिया में डंका तो बजा। अरे डायरेक्ट जो आईएएस बनाया है उसमें कितने दलित समाज के हैं, कितने पिछड़े समाज के हैं? आप बता दीजिए, डंका क्या बज रहा है? फुट गई ढोल, खुल गया पोल। कैसे है? कैसे? 24 घंटे के टेस्टिंग में नहरें पूरा बह गया, लाखों किसानों की फसलें। तो सुनिए ना, पहले 50 करोड़ लोग तिरंगा झंडा फहराएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, बस। और ये हिंदुस्तान है साहब, पूरी आबादी तिरंगा के सम्मान में था, और चंद ये गद्दार देशद्रोही गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर उस समय तिरंगा का अपमान कर रहे थे। फिर भी हमारे देश के नेताओं ने इन्हें गद्दार नहीं कहा,
कि ये गद्दार सुधर जाएंगे, लेकिन गद्दार तो गद्दार ही है, इनका डीएनए खराब है। ये पूरे अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग आज और सिर्फ ऐसे समय में झंडे को कबूल किया है कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया जाए, देश जो गुलाम बनाने की ओर अग्रसर है। आप बात ही नहीं समझ रहे, क्यों नहीं कर रहे थे? हम क्या कर रहे? पिछले साल तक लोग झंडा नहीं फहरा रहा था देश में, आप उनको बताइए। असली राष्ट्रवाद मोदी जी की सरकार आने के बाद आया है। आप मोदी जी वाली आदत हो गई है ताली बजाने का, ये मर्दों का निशान है, ताली बजाते रहते हैं। आप बताओ ना, ये मोदी जी वाले लक्षण सीख रहे आप? संसद में भी किसी 2000 नहीं है कि मोदी जी से सवाल पूछ ले, संसद भी मौन है, संसद में मोदी जी की औकात ही नहीं है कि किसी के सवाल का जवाब दे दें। ये भय मत डिबेट नहीं कर सकते हैं। अगर है इनकी औकात तो जो लूटों में जाते उनका बस नहीं चलता है, शौचालय में भी कैमरा ले जाए कि हम ऐसे सोच करते हैं, दिखा दे। वो सब चीज छोड़ दीजिए आप, वो सब मीडिया का कमाल है। जब गंगा में 2 लोटा तैर रहा था, एक बगैर पेंदी का लोटा, एक पीतल का लोटा, वहां भी 50-50 तो सिर्फ दूरदर्शन के कैमरे लगे थे, बाकी मीडिया हाउस के कैमरे छोड़ दीजिए। क्या गंगा में आप स्नान नहीं करते? क्या मैं गंगा किनारे का रहने वाला हूं तो गंगा में स्नान नहीं करता? आप बताओ। जो लोग पटना में रह रहे हैं, जो लोग आरा बक्सर में रह रहे हैं, जो लोग बनारस में रह रहे हैं, जो इलाहाबाद में रह रहे हैं, क्या वो गंगा स्नान नहीं करते? कितने लोग वीडियो कैमरा लेके जाते हैं साथ में फोटो खिंचाने? करोड़ों लोग डेली गंगा में स्नान करते हैं, गंगा का पानी पीते हैं, गंगा सर में कपड़े धोते, सब कुछ करते। जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, इन्होंने तो जिन जिन चीजों को कहा कि बारे में चर्चा की, उन चीजों को और ही गंदा कर दिया। बता दीजिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कितने हजार करोड़ रुपए का बारा न्यारा हो गया। गंगा को साफ करना था, इन्होंने गंगा को दूषित करा दी। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार 16 संस्कारों में है, तो लोगों के लाश को अंतिम संस्कार ही नहीं कराया, गंगा में लगे चील कौओं को खिलाने। लाश मोदी जी ये क्या कहते थे? दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है, ये हथियार कहां से आते हैं, ये सरकार ऐसी है। तो आप बता ना दीजिए कि मेघालय वाले नेता के यहाँ जो डेटोनेटर जिलेटिन आया, कहां से आया? तारिक के घर में जो आया हथियार, वो कहां से आया? तालिब हुसैन जो ड्रोन मंगवाया, वो कहां से मंगवाया? बता दीजिए। चागानी के पोर्ट पर जो हेरोइन आया, कहां से आया? 2000 का नोट छापने का जो जाली मशीन गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में आया, वो कहां से आया? बता दीजिए। प्रधानमंत्री खुद अपने जवान से कह रहे हैं कि हम निकम्मे हैं, कमजोर हैं। लेकिन डर से जो भी घुसखोर था, जो भी पैसा ले था बैंक का, सब डर से विदेश भाग गया। मोदी जी के डर से भाग गया या भगा दिया? आप एक बात बताओ, भाग गया या भगा दिया? कोरोना काल में जहां देश की आवाम पैदल नहीं चल पा रही थी, घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, दरभंगा की 13 साल की बेटी अपने बीमार पिता को साइकिल से लेकर गई। आपने देखा होगा महिलाएं जो हमारी मातृशक्ति सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही थी, लोग ट्रेन की पटरियों पर कटकर मर गए, कई लोग शहीद हो गए। कई एक ने आपने देखा दरभंगा का वो बेटा जो पुणे से अपने बीमार माँ को कंधे पर लाद कर बनारस होते हुए गया। आप लोगों को नहीं दिखेगा। लेकिन कांवड़ियों पर तो फूलों की बारिश हो रही है ना, उनका तो पैर सहलाया जा रहा है ना। पंकज जी शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। प्रधानमंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर, राष्ट्रपति जी के आवास से चंद कदमों की दूरी पर, स्मृति ईरानी के आवास से चंद कदमों की दूरी पर सफदरजंग अस्पताल में मातृशक्ति ने खुले सड़क पर आसमान के नीचे बच्चे को जन्म दिया। वो वही अस्पताल है जहां स्वास्थ्य मंत्री मनमाडिया जी जब गए थे तो जो भाजपा नेता का जो SIS सिक्योरिटी है, उन्होंने लाठीचार्ज किया था। एक बात तो पीटा था। पीटा था कि नहीं पीटा था? बताइए। मनमाडिया जी को पिटाई लगा था कि नहीं सफदरजंग अस्पताल में? ईमानदारी बताइए, कौन पीटा था? अरे कौन हमला किया था? गार्ड लोग। कौन गार्ड था? किसका था? SIS किसका है? भाजपा नेता का है। वही लोग लठैत रखता है अस्पतालों में। देखिए, निजीकरण का यही दुरुपयोग है। आगे आने वाले समय में लोगों को समझना होगा। आप अगर नींद से नहीं जागिएगा तो फिर आगे आने वाली पीढ़ियों को तकलीफें होंगी। एक सवाल लीजिए, कम से कम भले बेरोजगारी हो, भले महंगाई हो, भले भ्रष्टाचार हो, लेकिन कम से कम मंदिर बन गया ना, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। शायद आप धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ते। धर्मशास्त्रों को अगर पढ़ते तो आपको ये चीजें समझ में आती कि धर्म जो है, धर्म कहता है, धर्म की परिभाषा क्या है। आप पढ़िए। जब आप धर्मशास्त्रों को पढ़ते तो धर्म कहता है कि आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो खुद को लिए अच्छा लगे। धर्म कहता है कि परहित माने दूसरों को भला करने जैसा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई अधर्म नहीं है। तो क्या
चकला घर चलाना धर्म है? हम्म। क्या बार चलाना धर्म है? क्या बीफ बेचना धर्म है? लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा था कि सब झूठ है, कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेज दिया गया। स्मृति ईरानी तो जैसे राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है, जो कहें सब सही है। क्या सही है बता दीजिए आप। क्या स्मृति ईरानी तेज तर्रार अरे मंत्री है? भैया, स्मृति ईरानी जी उस समय कहाँ जाती है जब बहन मनीषा के साथ रिंदगी होता है, एक शब्द नहीं बोलती है। उस समय स्मृति ईरानी कहाँ जाती हैं? जब मातृशक्ति सफदरजंग अस्पताल में खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म दे रही होती है। स्मृति ईरानी उस समय कहाँ होती है? जब दिल्ली में पुजारी के द्वारा शमशान घाट में पानी लेने गया, 75 साल होने को है, वहां दरिंदगी हुई, उनको जला दिया गया। उस समय कहाँ होती है? जब पूर्वी दिल्ली में ऐसा होता है, नरेला में ऐसा होता है, राबिया के साथ संगम बिहार में होता है। कहाँ रहती है स्मृति ईरानी जी? मोदी जी जो विराट कोहली को कुत्ते पर ट्वीट कर देते हैं। वही चीज है ना, सवाल पूछते ही आप लोग ऐसे बिलबिला जाते जैसे लगता है कि किसी ने पूछ पर मिट्टी का तेल डाल दिया हो। आप पूछो इनसे कि वही स्मृति ईरानी जी उत्तर प्रदेश में इतनी बलात्कार की घटनाएं हुई, कुलदीप सेंगर के समय कहाँ थी? नहीं बोलेंगे। अरे वो छोड़ दीजिए, आपको गुजरात के मंत्री का तो पता होगा, अर्जुन जी का, सरपंच की पत्नी के साथ बलात्कार करते, आरोप लगा। अरे आरोप लगा, सब आरोप है। आप माने वही वाली बात हो गया। लेकिन विपक्षी नेता तो पकड़े जा रहे हैं ना। अरे फिर वही वाली बात, आप सत्ता पक्ष में हैं कि नहीं? जो सरकार में है, आप विपक्ष को गलत कह के ही ना सरकार में आए भाई। आपकी जवाबदेही क्या है? आप राजा हरिश्चंद्र बने ना, सही। आप तो सब दिन कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। तो जो आप बेच रहे हैं, जब आपके बाप दादाओं ने कुछ बनाया नहीं तो आप बेच क्यों रहे हैं? तो विपक्षी नेता क्यों नहीं घर से निकले थे? मतलब सब करप्ट है, सब माल, मोटा माल चाप के बैठे हुए। बात ऐसा है, विपक्षी दल के नेताओं के पास में अब कुछ बचा नहीं, संगठन है नहीं, और लोग सत्ता के साथ एक वर्ग क्या होता है कि सब चला जाता है। और दूसरी बात है कि संगठन जब आपका कमजोर होगा, आप आंदोलन नहीं कर पाएंगे। आप एक बात बताइए, निर्भया कांड के बाद आपने आंदोलन देखा होगा, केंद्र और दिल्ली की राज्य सरकार दोनों चली गई, ठीक है, पुलिस कमिश्नर तक बदले गए। अब देख लो दिल्ली में उस निर्भया कांड के बाद कितने निर्भया बन गई, कुछ भी हुआ? तो वो उसका संगठन था, जो संगठन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक तक के तिरंगे झंडे को भी फाड़ दिया, आंदोलन किया। तो देश में उसके संगठन थे उस समय। अब विपक्षी दल के नेताओं को अपने एसी से निकलना होगा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और सम्मान करना होगा, देना होगा, और उनके साथ आपस में सामंजस्य बनाना होगा। निश्चित तौर पर लोगों को दलगत भावनाओं को छोड़कर, भाषा और प्रांत जैसे जो इश्यूज हैं उसको छोड़कर एक होकर निकलना होगा, अपने घर और मकानों से जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से। अगर आप नहीं लड़ते हैं तो आप निश्चित तौर पर आपकी आने वाली पीढ़ी जब पूछेगी, आपका सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में अगला 5 साल में देश को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, कुछ हुआ और कुछ बाकी है। अभी हम नाइजीरिया के कंपेयर में आ गए, हमारा रुपया भूटान के बरोबर हो गया। पता नहीं, अगर अभी तो 2 साल झेलना है, बाकी आगे अगर 5 साल आ गया तो फिर हम जंगलों में विचरण करेंगे, हम जंगलों कपड़े तन से उतर जाएंगे, हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अब वो चड्डी भी रहे ना रहे वो तो मोदी जी ही बताएंगे, मोदी जी ही बचा सकते हैं इस्तीफा देकर। बाकी लेकिन टीवी अखबार के पत्रकार का कैरियर चकाचक रहेगा। देखिए, रूस और यूक्रेन से सीखना चाहिए। रूस और यूक्रेन, कोई भी अगर घटना होती है तो उससे सीख लेने की जरूरत है। सब कुछ यही धरा का धरा रह जाता है। राष्ट्र सबसे पहले है, समझिए। और इसीलिए सभी धर्मों में राष्ट्र को सर्वोपरि बताया गया है। निश्चित तौर पर आप किसी पार्टी के संबंध रखते होंगे, ये आपके लिए मायने रख सकता है, क्योंकि आपको लाइजनिंग करनी है। लेकिन आप पत्रकार लाइजनर होता है, पत्रकार जैसा तो लाइजनर कोई होता ही नहीं। सरकार का अगर आज के डेट में सबसे बड़ा दलाल है कोई भी है तो पत्रकार है। बगैर लिफाफा का तो खबर ही नहीं दिखा सकता। आप पूछिए ना कि आप बुंदेलखंड पर क्यों नहीं चर्चा करते, कितनी घटिया सामग्री कैसे यूज हो सकता है,
क्या अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी से, सुधीर चौधरी से और अर्नब गोस्वामी से बड़ा कोई पत्रकार है? ये सब के सब अमन चोपड़ा, रोहित रंजन, किसी को इस पर देखा डिबेट करते हुए? किस पर डिबेट चाहते हैं? ये किसके कारण? अंग्रेज का बना हुआ हावड़ा का ब्रिज आज भी वैसे ही, ये काले अंग्रेजों के बनाए हुए, ये 24 घंटा में नहर पूरा का पूरा भस जाता है। आप बताइए कि 24 घंटा पानी के टेस्टिंग में चला गया गुजरात का वो नर्मदा नहर परियोजना, वहां का नेशनल हाईवे, बुंदेलखंड की सड़क, एक दो जगह नहीं, बांदा से लेके कहाँ टावा पूरा चला गया। तो आप एक बात बताइए कि कोई कागज का पुल तो नहीं बनाया था? नाव जो बचपन में हम लोग खेला करते थे, बारिश होता था, कोई कागज का नाव बना के फेंक दिया, कागज का जहाज फेंक दिया, कोई रुई का पुलिंदा नहीं था कि बारिश की 4-5 बूंदे हुई। इतना बड़ा अपराध, मानवीय संवेदना को तार तार करना, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करना, घटिया सामग्री का यूज करना, आप समझिए कि ये देशद्रोही, देश को धोखा देने का धारा इसको लागू चलने। तो आपको तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी जी धर्म बचाने आए हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। आप कहाँ रोजी रोटी, सड़क, बेरोजगारी, गरीबी, देश की सुरक्षा में फंसे हुए हैं? इसका तो मतलब आपकी गलती है ना। फिर आ गया ना, रामचंद्र जी पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा तय की, तो क्या प्रधानमंत्री की तरह जैसे जसोदाबेन का परित्याग कर दिया 2 साल बाद, तो क्या सीता जी का भी परित्याग कर देना चाहिए? वो हिंदू नहीं थे? हिंदू कौन थे, मोदी जी या राम जी? आप राम, मोदी जी के समर्थक कह रहा कि मोदी जी आए तब राम को अपना मंदिर मिला, मोदी जी ने राम जी का मंदिर बनवा दिया अयोध्या का। सुनिए, आप रामायण देखे? देखे कि नहीं देखे? पत्नी के लिए नारी सर्वत्र पूजित है। हिंदू धर्म में नारी के सम्मान की बात होता है, नारी को परित्याग नहीं किया जा सकता। तो सती प्रथा क्यों था? जब सनातन ब्राह्मण धर्म में नारी सर्व पूज्यते है, तो सती प्रथा क्यों था? नारी को तो जला दिया जाता था। सती प्रथा एक अभिशाप था, जिस अभिशाप के कारण बाल विवाह, बाल विवाह भी एक तरह से अभिशाप था, जौहर, जौहर वगैरह भी था। आप जो कुरीतियां थी समाज में, बार बार बदलाव आए हैं, जितने भी संत महापुरुष आए, वो सब अपना एक, जब आप ही मान लीजिए, वही तो कह रहा हूँ ना, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, रोजी रोटी की बात है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो दवाई लाए कि नहीं? संजीवनी बूटी, सुसैन वैद, वो हिंदू हुए कि ताली थाली पिटवा दिए वो हिंदू हुए? अरे तो फिर वही बात हम पूछ रहे, हिंदू वो हुए कि हिंदू ये हुए? कोरोना से सबसे बढ़िया निपटे मोदी जी। तो कहने ताली थाली पिटवाए। कोरोना बीमारी क्या कह रहा है कि मोदी जी जब इलेक्शन लड़ेंगे हम खत्म हो जाएंगे? आप शुरू से आइए, WHO ने कब बोला था, चेताया था इनको? 31 दिसंबर को। 30 दिसंबर को पहला केस आया, तो दिल्ली में चुनाव क्यों कराया? ट्रंप की गुलामी क्यों की? फिर उसके बाद 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में सरकार क्यों बनाई? आप हमको बता दीजिए। आज अगर उद्धव ठाकरे की सरकार होती तो महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए केस दिखाए जाते। अब जब से एकनाथ शिंदे की भाजपा की सरकार बनी है, कोई कोरोना का मुंबई में आपको केस दिख रहा? तो क्या लगा? क्या पूछ रहा हूँ, अपने जवाब दे। उद्धव ठाकरे की सरकार के समय तक कोरोना के बढ़ते हुए केस दिखाए जा रहे थे। अब एक बार भी महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस दिखाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आइए आप, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था 3 चरणों तक बढ़ते हुए केस दिखा रहे थे, जो किसान का बेल्ट था, जहां ये लतियाए जुटियाए जाते, 3 चरण के बाद कोरोना के सारे केस खत्म हो गए। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या टीवी अखबार मोदी जी को बचा रही? निश्चित तौर पर वो अपना व्यापार कर रही है, और अखबार ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑनलाइन मीडिया का भी अहम रोल है। ये सारे के सारे अपने व्यापार में इस तरह मशगूल है कि इन्हें दुनिया से, देश से कोई मतलब नहीं। आज हर आदमी, क्या देश का आज टीवी अखबार है? निश्चित तौर पर वो सभी लोग हैं जो लोग देश को बर्बाद होने से रोकने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ अपने कमीशन खोरी के लिए। वो सभी लोग हैं आज जो भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, आज हम पिछड़ गए। कैसे? हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। जहां हमारा गिनती अमेरिका और जापान से होता था, जर्मनी से होता था, आज हम नाइजीरिया के बराबर हो गए। तो चलिए, वो तमाम सवाल थे जो मोदी जी समर्थक, मोदी के समर्थक मोदी जी के पक्ष में तर्क देते।
मैंने वही सवाल पूछा, क्या आप पंकज श्रीवास्तव के जवाब से संतुष्ट है, आलोचनाओं से संतुष्ट है? क्या सचमुच देश की अर्थव्यवस्था अंधे मुंह गिर गई है? क्या सचमुच देश में बेरोजगारी, महंगाई आसमान छू रहा है? और क्या आपको सचमुच लगता है कि मोदी जी ने इस देश का उद्धार कर दिया है, सब कुछ 2014 के बाद हुआ है, या सचमुच इस देश को बर्बादी के कगार पर है? आंकड़े कुछ और बताते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, रुपया जो है वो सबसे ज्यादा गिर चुका है, भारत में घुसपैठ हो गई है चीन की, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें 80 करोड़ लोग को मुफ्त में 5 किलो राशन दिया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या धर्म के नाम पर इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की सामरिक शक्ति और इस देश की सेना को कमजोर किया जा रहा है? प्रधानमंत्री को बोलने में शर्म नहीं आती। ये कहते हैं 80% लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि जितने इनके सांसद और इनके सहयोगी गोबर पात्रा जैसे लोग जो देश का हराम का खा रहे, उतना पैसा देश का 60 से 70% खा रहे हैं। क्या उस पर कोई चर्चा होगी? क्या उस पर बात करेंगे प्रधानमंत्री जी? बताएं तो सही। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि फोन का खर्चा कितना दिया जा रहा है, चाहे टीएडीए कितना दिया जा रहा है, उनके वेतन भत्ते कितने हैं। तो जो देश में खर्च करना चाहिए वो ये अपने पार्टी के लोगों पर खर्च करते। जो मान लीजिए संदीप पात्रा का क्या योगदान है देश में? पुई पुई पुई, 10 रुपया बच्चा को दीजिएगा, 10 को बच्चा को खड़ा कर दीजिएगा, भर दिन पुई पुई करता रहेगा। उसको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिए। क्या काम करता होगा आईटीडीसी में? क्या काम करता होगा एनजीसी में? सारा दिन टीवी डिबेट में बैठकर नफरत की बात करता है। तो ऐसे कई लोग हैं। तो कौन लूट रहा है देश को? क्या देश को नहीं पता है? देश को सिर्फ और सिर्फ ये लोग गुमराह कर रहे और देश को अपने ही लोगों के द्वारा लुटवा रहे हैं। क्या मेरे सवाल से आप सहमत थे, असहमत थे? क्या पंकज श्रीवास्तव की जो आलोचना है सरकार की उससे सहमत है? मुझे लगता है मैं अपने अपने सवालों से सहमत नहीं हूँ। मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। आज ठीक मीडिया उल्टी धारा बहा रही है। मीडिया आज सरकार की प्रवक्ता बनी हुई है, जैसे मैं अभी सरकार का प्रवक्ता बना हुआ था। पंकज श्रीवास्तव जैसे लोगों की तारीफ करनी होगी जो तमाम खतरे लेते हुए अपने संसाधनों से देश, डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुक्रिया पंकज जी, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो मेरी भाषा थी आज की, जो मेरे सवाल थे, वो दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता वाले थे और टीवी अखबार आपके साथ यही कर रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।